दोनों जुबां है मेरी, दोनों अदब है मेरे। हिंदी का मैं कवि हूँ, उर्दू का भी सुखनवर। दोहे भी मुझको प्यारे, गज़लें भी मुझको प्यारी। कहते हैं लोग मुझको अब्दुल सलाम खोकर। आज इस कार्यक्रम में हमसे रूबरू है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर, जो व्यंग्य की दुनिया में, तंज़ की दुनिया में, गज़लों और नज़मों की दुनिया में, साथ ही साथ कविता की दुनिया में भी मशहूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े मुशायरे जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शायर और कवि हाजिर होते हैं, उसके संचालन की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। अब्दुल सलाम खोकर 1950 से 1980 के दरमियान, भले उनकी उम्र कम रही हो, लेकिन रतलाम के मुशायरों की वक़्फ़ियत उनको बराबर है। इसकी वजह यह है कि वो खुद और उनके वालिद बुजुर्गवार भी अदब की दुनिया से जुड़े रहे। मेरे वालिद मरहूम अकबर अली आरिफ जो रतलाम के मेरे रहे, जिनकी याद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका परिवार हमारे परिवार से जुड़ा रहा है। इसलिए मैं यूँ कहूँ कि जहाँ हमारे पास सुखनवरों का खजाना था और सब ठहरते थे हमारे यहाँ के, उनके वालिद बुजुर्गवार के दिल में ठहरते थे। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो और परवान चढ़े और उरूस पर पहुँचे। आज मेरी उनसे गुजारिश है, मौजूद रतलाम सरज़मीन मुशायरा रतलाम 1950 से 1980 तक है, तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि उस ज़माने के शायरों से और रतलाम के मुशायरों से आपकी वक़्फ़ियत कितनी है और आप उसके बारे में कितना जानते हैं? शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। ये सही है कि मरहूम अकबर अली आरिफ साहब और मेरे वालिद मरहूम अब्दुल जब्बार दोनों में अच्छी खासी दोस्ती रही, और उस दोस्ती में शुमार रही शायरी भी। मेरे वालिद मोहतरम को भी बहुत बड़ा शौक़ था शायरी का, थोड़ा लिखते भी थे। इसलिए ये धीरे धीरे मुझे आता गया, विरसे में मिला। जब आरिफ साहब वो मुशायरों का इनेकाद करते थे, मेरे वालिद के साथ भी गया और मैं धीरे धीरे खुद से जाने लगा अपने दोस्तों के साथ। 1975 से जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तब से मुझे लिखने का शौक़ हुआ। सुनते सुनते लिखने की बात शुरू हुई। यहाँ बड़े बड़े शायरों को स्टेज पर सुनकर और उनकी शायरी मेरे वालिद जब दोस्तों में सुनाते थे तो मैं भी सुनता था। मेरा शौक़ परवान चढ़ता गया। 75 से लिखना शुरू किया, फिर तो कोई मुशायरा नहीं छोड़ता था। मेरे वालिद का भी ये रहा कि वो बरसों पहले आगरा में रहे, वहाँ तक मुशायरे सुनने जाते थे। इसलिए मैं भी आसपास के शहरों में, माशरे में जब भी कोई बड़ा मुशायरा होता तो सुनने के लिए चला जाता था दोस्तों के साथ। फिर अपना लेखन भी बढ़ता गया, हिंदी उर्दू दोनों में, और धीरे धीरे शायरी की शुरुआत हुई। इस रतलाम शहर के मुशायरों में जो आरिफ साहब और उनकी पूरी टीम करवाती थी, उसमें बड़े बड़े शायरों को रूबरू सुनने का शरफ हासिल हुआ। कवि सम्मेलनों में भी यही बात रही। शायरों में कृष्ण बिहारी नूर, डॉक्टर बशीर बद्र और ऐसे कई शायर जिनको सुनकर महसूस हुआ और मैं नोट कर लेता था कि जो अच्छी शायरी मुझे लगती थी। तो पहले हाफ़ज़ा अच्छा था, तो ये भी कि मैं सुनकर, एक बार सुनकर भी याद रख लेता था। अब थोड़ी कोविड की मेहरबानी है कि नहीं रख पाते हैं। खैर बहरहाल धीरे धीरे इन बुजुर्गों ने मुझे हौसला अफजाई की। नुदरत साहब, मुझे याद है, नुदरत साहब के घर एक मुशायरा था और उसमें आरिफ साहब चीफ गेस्ट थे और मुझसे निज़ामत कराई गई। मैं थोड़ा अटपटा महसूस कर रहा था, पहली बार निज़ामत उनके सामने करना थी। अटपटा महसूस करने लगा। उन्होंने खूब हौसला बढ़ाया और लोगों को ये कहा कि भाई ये मेरा भतीजा है और पढ़ाई लिखाई में आगे रहा और मैं
इसको बड़ा पसंद करता हूँ। आज इसकी शायरी भी सुनना है और इसका संचालन भी। बड़ी पीठ थपथपाई सब लोगों ने भी खूब पजीराई की और वो सफ़र मुशायरों के संचालन का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। उसके पहले मैं कवि सम्मेलन में इत्यादि हम लोग ड्रामे की टीम चलाते थे, उसमें भी कर चुका था। अब वहाँ मेरी शायरी जब मैंने सामने रखी तो नुदरत साहब जो उस्ताद शायर थे उन्होंने खूब पजीराई की। आरिफ साहब ने तो वो माहौल दिया और वो हौसला अफजाई की कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मेरा एक कथा जो आज भी मारूफ है, ये उनकी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने लोगों को सुना करके ये हमारे इस भतीजे ने लिखा है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उस जमाने की बात है, शुरुआती दौर की, मेरा ख्याल से ये बात रही होगी 78-89 की। तो 4 मिसरे यूं अर्ज किए थे कि हिम्मतों की तपिश से पिघल जाएंगे, हिम्मतों की तपिश से पिघल जाएंगे, गम सभी अश्क बन के निकल जाएंगे, और अपने सीने में जिंदा रखो हौसले, एक दिन हम ये दुनिया बदल जाएंगे। क्या बहुत खूब। मुझे ये बताएं आप कि उस ज़माने के शायर, एक मुशायरा 1953 में हुआ जिसमें जोश, जिगर, फैज़ साहब, फिराक गोरखपुरी जैसे नाम और शायर हाजिर थे। उस मुशायरे के बारे में आपको कोई ऐतिहासिक चीज़ है, कुछ जानकारी है, अगर दे सके तो मेहरबानी। मेरे वालिद मोहतरम से जिक्र सुना करता था और अक्सर शायरों में बात होती थी कि रतलाम का इतिहास बना के भाई हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ किसी शहर में जोश, जिगर और फिराक साहब इकट्ठे हुए और बड़ी बात थी। उस वक्त के तीनों सुपरस्टार मुशायरे के और बड़े शायर जिन्हें गालिब अवार्ड भी मिला था, फिराक साहब। एक वाकया जो यहाँ के बुजुर्ग शायर से मुझे सुनने को मिला था वो पहले शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि रतलाम में शायरी उस वक्त बड़े अच्छे पैमाने पर हो रही थी, उस पर थी। एहसान साहब जैसे उस्ताद शायर यहाँ थे, उनके काफ़ी शागिर्द रहे। दानिश अलीगढ़ी साहब भी उनके शागिर्द थे और 2-3 और उस्ताद गनी बज़मी साहब वगैरह थे। और ये शायरी को क्या कहते हैं, अपने हिंदी में पुष्पित और पल्लवित कर रहे थे, शायरों को तैयार कर रहे थे। और एक और उस्ताद शायर थे, आपने नाम सुना होगा, उस्ताद मालवा का खिताब था। आरिफ साहब ने बताया बाद में इत्तेफाक से वो मेरे दादा ससुर हुए, इंदौर में बस गए थे। उस्ताद मालवा अब्दुल मजीद रतलामी साहब, वो बड़े शायरों में शुमार। मेरी बदकिस्मती कि मेरी उम्र बहुत कम थी, 1953 में तो पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन ये जब जिक्र सुना तो सुनिए आप कि मिर्ज़ा मकसूद साहब फरमाते हैं, बोले मैं खुद चश्मदीद हूँ, स्टेशन पर जैसे आजकल शाहरुख खान आए और लोग भीड़ लगा लेते हैं, ऐसे उस वक्त जब जोश, जिगर, फिराक आने वाले थे तो लोगों की भीड़ स्टेशन पर थी और सभी लोग गए थे। अब्दुल मजीद साहब भी थे, हमारे पास ही खड़े थे भीड़ में। पुलिस उन्हें रोक रही थी सबके, भाई वो आने वाले हैं, आप भीड़ मत लगाइए। टांगे ले लेकर मल्होत्रा साहब वगैरह कार लेके वो अपने गेस्ट को लेने गए। फिराक साहब जैसे ही उतरे और भीड़ ने उनका अभिवादन किया और उस्ताद मालवा अब्दुल मजीद रतलामी साहब की तरफ जैसे ही निगाह मिली तो उन्होंने अबे मजीद यार तू तेरे से मिलने तो आया हूं करके गले मिल लिए। लोगों ने खूब तालियां बजाई। ये मिर्जा मकसूद साहब ने मुझे सुनाया, जो आजकल बेड पर हैं, काफी उम्र है उनकी, 90 साल। तो बड़ी खुशी की बात है कि रतलाम की शायरी भी सुरूज पर थी कि हिंदुस्तान के मायनार शायर रतलाम के शायरों की कदर करते हैं। हाँ, उस ज़माने में जब मुशायरा हुआ, मेरे वालिद से मैंने भी सुनता रहा। हाँ, उस ज़माने में जब ये मुशायरा हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में शायरी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, सारे शायर रतलाम में थे। इत्तेफाक की बात यह है कि सब हमारे घर तशरीफ पड़ते थे और कई शायर तो सुनने के लिए आए थे, ये मुझे मालूम हुआ। आरिफ साहब भी इसमें जिक्र करते थे हर महफिल में। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपसे कि अल्लाह करम है, मैं शायरों की दुनिया में जब नाम चल पड़ा, 3 इंटरनेशनल मुशायरे जो हिंदुस्तान में ही मैंने पढ़े हैं, 2 बुरहानपुर में, 1 झांसी में। ये सब उन बुजुर्गों की दुआ है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, उनकी बड़ी मोहब्बतें मिली मुझे
और शफ़क़त हासिल हुई। उनके साथ कई मुशायरा हुए। पिछले साल आए थे। हाँ, आखिरी बार 17 फरवरी को मुशायरा उनके साथ मैंने खरगोन में पढ़ा। हसन काज़मी और दोनों ही आए। हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने जो थीसिस लिखी है, जो शोध की है, डॉक्टर राहत इंदौरी, पढ़िएगा आप, जो शोध की है उसके उस शोध में मुशायरों पर ही वो उनकी थीसिस है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है काफ़ी विस्तार से कि सिर्फ हिंदुस्तान में एक शहर है रतलाम जहाँ पर जोश जिगर और फिराक इकट्ठे हुए एक वक्त में, एक ही मुशायरे फेज भी थे सब। हाँ, तो सब वो ये बात है कि ये एक तरह का मतलब सर्टिफाइड चीज़ हो गई, उस थीसिस में लिखी हुई है। मैं कहीं मुशायरा पढ़ने चाहे साउथ में जाऊं, एक बार मैं मैसूर गया था, वहाँ तंजो मिज़ाह का मुशायरा था। वहाँ कुछ बुजुर्ग शायर थे, तो वो मेरे से मतलब ऐसे मिल रहे थे, अच्छा आप, मैं इनके साथ खोकर रतलामी हूँ मैं से, अरे वाह वाह वाह, आप रतलाम से तशरीफ लाए हैं। रतलाम तो वो जगह है जहाँ जोश जिगर और फिराक इकट्ठे हुए साथ, ये तो अपनी उसमें है, हिस्ट्री में, उर्दू के इतिहास में है। मुझे बड़ी खुशी और बड़ा गौरव अनुभव हुआ कि मेरे शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम आरिफ साहब और उनके साथियों में, वो चाहे मल्होत्रा जी रहे हों या मेहर साहब रहे हों, इन सब की काविशों से, कोशिशों से इतना बढ़िया माहौल बना। तो मेरे अंदर भी धीरे धीरे ये बीज पनपा कि अगली पीढ़ी में ये जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे इंशाअल्लाह। रतलाम में मुशायरों का माहौल बना के रखेंगे। धीरे धीरे जो खत्म होता जा रहा था, और मैंने फिर सबको साथ लेकर जुटाना शुरू किया। मेरी कॉलेज लाइफ से ही धीरे धीरे दानिश भाई के टच में आया, वो मुशायरे करवाते थे, उनके जाने के बाद लगभग बंद से हो गए थे। तो अपनी कोशिशें जारी रखी, और ऐसे में भी आरिफ साहब, मेरे वालिद और लोगों का हौसला मेरे साथ हमेशा, वो बशीर बद्र लिखते ना, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पाँव शोलों पे चलते रहे। तो इस तरह से हम लोग माहौल बनाते रहे, और आज भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं और मुशायरे करते हैं। उतना बड़ा तो नहीं जैसा उन लोगों ने किया था, लेकिन अभी कोशिश जारी है और मुशायरे होते हैं। एक दानिश भाई की याद में मैं 14-15 साल से करवा रहा हूँ, और जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। और बाकी जो मुशायरे होते हैं, कोशिश करता हूँ कि उसमें अच्छे शायर अच्छे से अच्छे जुटा पाऊँ। उसमें राहत इंदौरी साहब भी बुलवा लिए, और भी कई बड़े शायरों को। ऐसा है कि उर्दू का 200 सालों जश्न जब बन रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में मुनक़्क़िद किया था जी, मैं उसमें हाजिर था। उसकी सदारत कर रहे थे रिजवी साहब, ज़ुबैर रिजवी, हाँ, वो रतलाम आते थे। ज़ुबैर रिजवी साहब बड़े सुरीले तरन्नुम के बाद। उसके बाद मेरी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, पद्मश्री मुज़फ़्फ़र हुसैन, वो उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन थे। उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे करा, तो वो बोले, मुस्तफ़ा भाई कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा रतलाम। अकबर अली आरिफ को जानते हो? आपका नाम मुस्तफ़ा आरिफ है, अकबर अली आरिफ से आपको कोई वास्ता? मैंने कहा, बोले वालिद, अच्छा आप अकबर अली आरिफ के साहबजादे हो, कहिए क्या कर रहे हो? तो मैंने जो अल्लाह की शान में हमद लिखी है, उसकी वक्फ़े तो लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं 2-4-5 रोज़ में अपना टाइम पे कर रहे थे, मैं आपसे हमद सुनना चाहूँगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। लेकिन उन्होंने कहा कि रतलाम का मुशायरा ऐतिहासिक मुशायरा होता था, हर शायर उस ज़माने का लालच होता था कि उस मुशायरे में पढ़ने को जाए। और आज जो बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, वसीम बरेली, प्रोफेसर बशीर बद्र, सागर आज़मी, है ना, तारीख बताई, ये उस ज़माने में बिल्कुल नौजवान थे। और उनका सबका ये मानना था कि रतलाम के मुशायरे में जो नौजवान शायर अशार पढ़ेगा, उसकी शिनाख्त हो जाएगी, शिनाख्त हो जाएगी, और वो परवान चढ़ेगा, वो उस पर पहुँचेगा। मेरा खुशकिस्मती है कि हम आपको भी उस जगह पर देख रहे हैं। मुझे ये जानना है कि आज के जो रतलाम के शोरा शायर है ना, आपकी तो अपनी प्रोफाइल है, किसी को बताने की, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे और भी रतलाम के शायर होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अपनी जगह बना रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए आप। सब रतलाम में अभी कम सही लेकिन शायर हैं। दानिश भाई के बाद उनके भाई भी माहिर रतलामी मुशायरे पढ़ते थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। और हाजिर में
मिर्ज़ा मकसूद बेग साहब जो अभी हयात हैं, लेकिन उनकी उम्र 92-95 के आसपास है, अली हैं। और जो शायर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए लोगों को जोड़ के और शायरी थोड़ी थोड़ी उनको आगे, जो हम भी तालिब इल्म हैं, थोड़ा उनको उनके साथ शेयर करके और आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी 2-4 लोग हम तरही नशिस्त करके एक मिशन चला रखा है, जिसमें मिर्ज़ा मकसूद साहब हयात हैं, अब वो आते नहीं हैं नशिस्त में। शब्बीर राही हैं, दानिश भाई के जो शागिर्द हैं, और आपके इकबाल अंसारी, वो इंदौर चले गए, वो भी अली हैं, रिटायर्ड हैं रेलवे से। अच्छा, फैज़ साहब हैं सीनियर शायरों में, फैज़ रतलामी, सिद्दीक रतलामी, और भी 2-4 लोग हैं जो कि अभी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में जब मुशायरे होते थे तो बहुत सी खातून शायरों को भी सुनता था, जिसमें एक नाम में भी आज उनके पूरी प्रोफाइल खोजने में लगा हूँ, उनका नाम है, उज्जैन की है, जुबैदा खातून उज्जैनी, ऐसा कुछ उनका नाम है। मैंने उनके गज़ल कल परसों दे रहा हूँ। तो आप जरा इस बारे में बताएंगे कि हाँ, इस बारे में थोड़ी रोकथाम देंगे कि आज के दौर में और उस दौर में भी खातून शायरा हुआ करती थी। हाँ, खातूनों की क्या मतलब, हालांकि खातून हर शोबे में तरक्की कर रही है, तो मुशायरों की दुनिया में आज, पहले और आज खातूनों की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँची है? तो शायरी बेशक जो उर्दू की थोड़ी हालत जो अपनी ज़ुबान में कहेंगे पतली है, खराब है, उसके लिए कोशिश जारी है। उर्दू को जो एक हिंदू मुस्लिम वाले उसमें बांटा गया, उर्दू अपने आप में ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। और डॉक्टर बशीर बद्र ने जैसा कहा था, बड़ा अच्छा कि उर्दू और हिंदी में ये फ़र्क सिर्फ इतना, हम देखते हैं ख्वाब, तुम देखते हो सपना। इसी पर इलाल सिहोरनी साहब ने बहुत अच्छी मिसरे कहे थे, मैं न चीनो अरब की न हिंदुस्तान की, न चीनो अरब की न हिंदुस्तान की, ये उर्दू ज़बान है सारे जहाँ की। ये उर्दू में कहते हैं उर्दू मिटा दो, ये उर्दू में कहते हैं उर्दू मिटा दो, ये मकबूलियत देखो उर्दू ज़बान की। वाह वाह, क्या बात है। तो इसी बात पर आप भी बात कर रहे हैं, तो जारी रखें। तो सब उर्दू ज़बान की, जहाँ अभी उर्दू ज़बान को हम यूँ कहें कि एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और इस कश्मकश में कि उर्दू के क्या हाल हैं, कहाँ कैसा है। हमारे मध्य प्रदेश से तो उर्दू बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, कुछ शहरों में भोपाल और इधर बची है। तो बस हम लोग भी उसी कोशिश में लगे हैं कि उर्दू को जैसे तैसे उर्दू का माहौल रहे, और लोगों को ये समझाने में कामयाब हो कि उर्दू इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र और लोगों में विभिन्न वर्गों में एकता बनाए रखने की सबसे मीठी ज़बान है, और मिठास की वो रस्सी है कि जिसे प्यार से सबको लपेट कर रखा जा सकता है, वो उर्दू है। और उर्दू और हिंदी का इतना गहरा संबंध है कि आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। कुछ पहलू अलग अलग हैं, लेकिन भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, दोनों अपनी जगह अच्छी हैं। आप जैसे शायरों की वजह से ये उपलब्धि है कि अब कवि सम्मेलन और मुशायरा मिलजुल के होने लगा है। बिल्कुल, मेरा तो मिशन रहा था। अभी आरिफ साहब के सामने भी एक बार मैंने अर्ज किया था, तो उन्होंने कहा कि अरे वाह वाह, ये बड़ी दूर की कोड़ी और अच्छी बात है, मुझे शाबाशी दी थी। मैंने कहा कि कवि सम्मेलनों में 1-2 शायर शामिल होना चाहिए, और मुशायरों में 1-2 कवि होना चाहिए जो बाकायदगी से लिखते हों। छंद, हमारे मुशायरों में जैसे हिंदी में छंदबद्ध कविता होती है, लोग छंदबद्ध कविता से भी, वहाँ हिंदी में भी ये बात करता हूँ कि आप छंदबद्ध लिखिए, रूस पर लिखिए, उसकी ग्रामर का ख्याल रखिए, तो कविता जिंदा रहती है। आज ये समझ लो कि उर्दू के अलावा हिंदी के भी जितने शोरा रहे हैं, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसने हिंदी ज़बान को अलग पहचान दी, वो खुद पहले उर्दू में शायरी करते थे। रसा उनका तखल्लुस था, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री नरेश मेहता से मेरे नज़दीक के ताल्लुकात रहे। चौथा के वो एडिटर भी रहे। जी। प्रेमचंद सृजन पीठ के विक्रम विश्वविद्यालय में वो चेयरमैन रहे। हाँ। उनसे मेरी बातचीत होती थी। जी। वो कहते थे कि उर्दू का अपना व्याकरण नहीं है, अरे हिंदी का अपना व्याकरण नहीं है, उर्दू का जो व्याकरण है वही हिंदी का व्याकरण है। वो सबसे दोनों ज्यादा कामयाब है। दोनों का रिश्तेदारी जड़ से है। तो गालिब ने कहा है कितने शीरी है तेरे लब के हसी, गालियाँ खा के जो मजा ना हुआ तो उर्दू वो है। हाँ। और अगर इससे हिंदी जुड़ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान जुड़ जाए। हिंदुस्तान को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हिंदी कवि और उर्दू के शायर जैसे आप और कवि लोग मिलकर, जैसे नीरज की पूरी शायरी बिल्कुल सिंपल थी और उर्दू में भी अहमियत है। दूसरी बात उसमें क्लिष्टता नहीं थी। संस्कृत मेरे वालिद मेरी हिंदी नहीं पढ़ते थे, मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ते थे। वो कहता है तो संस्कृत ज़्यादा लिखता है, हिंदी कम लिखता है। तो अब ये है कि रतलाम का जो वो युग चला गया मुशायरे का, क्या वो फिर लौटेगा? बिल्कुल लौटेगा। मैं जो कहूँगा आशावादी हूँ, उम्मीद रखता से हाँ कि, और इस बिना पर मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये सोच है कि हिंदी की जो सरल अच्छी बातें हैं वो लेके और उर्दू के लचीलेपन और खूबसूरत लफ्ज़ों को लेके जो हिंदी उर्दू का मिक्स चल रहा है, हिंदुस्तानी ज़बान जब वो आगे बढ़ रही है, सेले मुमतना सरल और आसान ज़बान में शायरी मुश्किल होती है, कविता मुश्किल होती है, लेकिन बाकायदगी से जब लिखी जाए तो लोगों के दिल और जहन में जाकर बैठती है, वो सफलता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि इंशाल्लाह कुछ सालों में आप देखेंगे कि हिंदी उर्दू का ये मिक्स और सोशल मीडिया के आने से और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जब हम दकीक लफ्ज़ों से निकल के सरल हो, चाहे उर्दू का हो हिंदी का हो, जब उस पर बात करते हैं तो आम लोगों को ये लफ्ज़ सीधे गले उतरते हैं, दिल में बैठ जाते हैं। मैं आरिफ साहब की बात पे फिर आता हूँ। एक बार उन्होंने मुझे आवाज़ दी और इस पर बात करते थे कि क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है। तो मैंने एक शौक के बारे में उनसे जिक्र किया था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज में दोस्तों के बीच में अपना लिखा तो थोड़ा बहुत था, दूसरा जो अच्छा लगता था वो सुनाते थे। मेरा एक शौक रहा है जो अभी भी मैं अपनी रचनाओं में भी, अपनी गज़लों में अगर कोई दकीक लफ्ज़ है तो मैं हिंदी के मंच पे सुनाऊंगा तो उसमें उसका हम वज़न कोई हिंदी का वर्ड शामिल कर देता हूँ। ये शौक जब से लगा कॉलेज से कि जैसे मिसाल के तौर पर गालिब का शेर आरिफ साहब को सुनाया था मैंने कि सब जानते हैं, ये मेरा शौक है, मैं ऐसे सुनाता हूँ मेरे दोस्तों में। गालिब का वो शेर के उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो मैंने मैं उसको हाथों हाथ हिंदी करके बिल्कुल ऐसे कि उनके दर्शन से जो आ जाती है मुख पर आभा, वो समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है। क्या बात। तो बोले अरे वाह यार, ये इस पर काम कर दूं। तो मैं जब से मतलब आज भी मेरा ये शौक है कि मेरी गज़ल में जैसे मेरे तंजो मिज़ा का एक कथा सुनाता हूँ मैं जब उर्दू के स्टेज पर सुनाता हूँ तो उसको के जरा सी बात पर मुझसे खफा सी लगती है, जरा सी बात पर मुझसे खफा सी लगती है, मेरी हयात भी मुझको कज़ा सी लगती है, और मैं ताड़ जैसा हूँ बीवी गुलाब का पौधा, हमारी जोड़ी अमित और जया सी लगती है। अब मैं हिंदी के स्टेज पे पढ़ता हूँ तो जरा सी बात पर मुझसे खफा सी लगती है, मेरी अर्धांगिनी कड़वी दवा सी लगती है, और मैं ताड़ जैसा हूँ बीवी गुलाब का पौधा, हमारी जोड़ी अमित और जया सी लगती है। क्या बात। ये मैं जो चाह रहा था कि आप अपन इसका एहतमाम करें, उससे पहले कुछ आप हमें इस मुताबिक सुनाए तो आपने स्वतः सुना दिया मुझे। वो बात निकली ना आरिफ साहब की जब बात आती है मेरे वालिद की, तो ये मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं। तो एक दिन में मेरे वालिद मेरे यहाँ बैठे थे, मेरी हमद सुन रहे थे जी। मैंने उसकी शुरुआत मेरी हमद की है कि आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, अच्छा, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। वाह। ए अल्लाह, ए मालिक,
ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं, एक है तू एक है। तो मेरे वालिद ने पहली बार मेरी हिंदी पे वाह कही। वाह। तो और आप कितने जुड़े हैं मेरे वालिद से मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं अच्छी तरह से, भले मैं आपका बड़ा भाई हूँ, लेकिन आप जिन दिनों बाहर थे उन दिनों में उनके पास जाके देखता। भले आप मेरे से छोटे हैं, लेकिन किसी न किसी शोबे में आप मुझसे बढ़कर रहो, बढ़ते रहो। मैं उसका जो है आपका मैं फैन हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब कोई अच्छी ऐसी हिंदुस्तानी ज़बान की रचना हमारे एक चीज़ और जो अभी आपने जिक्र किया था, सामाजिक एकता वाली बात, इस पे काम करता हूँ मैं। दूसरे तमाम धर्मों के मतलब सभी धर्मों के संत मुझे बुलाते हैं संचालन के लिए। वहाँ मेरी जो हिंदुस्तानी ज़बान की शायरी है वो कई बार वहीं कुछ कते लिखे, कुछ पंक्तियाँ लिखी, और इस तरह से वो अपनी शायरी को भी वहाँ सरल करके और मैं सुनाता हूँ। बात लोगों तक पहुँचना चाहिए, मकसद ये है लोग। अब गुजरात के दंगों के शायद 10 महीने हुए थे जब मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। मैं तरुण सागर जी जो दिगंबर जैन संत रहे, उनके 10-12 साल प्रोग्राम में संचालन किया, और भी कई ऐसे संत हैं। मतलब मैं सभी शोबों के, चाहे महाप्रभु जी हों, उमेश मुनि अरुण हो, यानी सभी धर्मों के संतों के प्रोग्राम के लिए बुलाया। उनका एक वाकया याद आया, और उसमें 4 पंक्तियाँ जो अहमदाबाद में ही जन्म लिया था, उन पंक्तियों ने मैंने वहाँ लिखी थी। 10 महीने हुए दंगे के बाद, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तरुण सागर जी की सभा थी, लगभग 1 लाख लोग थे, संचालन का जिम्मा था। वो पब्लिक, रात में ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए। तो ये मेरा संचालन की खूबियाँ उनको पसंद आई, और उसके बाद उन्होंने खैर बैठकर कहा, मेरा कार्ड लिया वगैरह वगैरह, ये सब बातें अलग है। लेकिन वो 4 पंक्तियाँ जो हेडलाइन बनी थी, और नीचे मोदी जी ने ये कहा, वो हेडलाइन बनी थी, वो ये थी एक पंक्ति उसमें से। मैं वो 4 पंक्तियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज भी मुशायरे में सुनाता हूँ, वो एक मिसरा हिंदी और उर्दू का अलग अलग कर दिया है। वहाँ जो सुनाई थी कि प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है। ध्यान चाहूंगा। प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है, खौफ की चिंगारियों में विश्व सारा जल रहा है, और प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है, नफरतों की आग में गुलशन हमारा जल रहा है, खौफ की चिंगारियों में आपसी रिश्ते जले हैं, भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। क्या तो अखबारों ने ये हेडलाइन बनाई थी कि भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। और काफ़ी प्रेस वाले, वो अखबार और वीडियो वाले वो आए थे, उनको बाद में इंटरव्यू दिया, तो ये पंक्तियाँ उन्होंने खूब उठाई और कहा कि मेरी स्वरचित है और रात को ही लिखी है ये। क्या बात। और पब्लिक ने उसको बहुत पजीराई की, बहुत अप्रिशिएट किया, और ये एक मैसेज गया। फिर तरुण सागर जी ने भी कि मेरा जब पूरा नाम बताया, अब्दुल सलाम खोकर, तो मोदी जी ने कहा बोले ये मोहम्मदन, बोले ये मोहम्मदन है भाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे स्टेज पे मेरे से पहले अगर कोई आता है तो अब्दुल सलाम खोकर आता है। तो ये मेरे लिए जो मैं कोशिश करता हूँ धार्मिक एकता के लिए, जो मेरे प्रयास है उसमें कड़ी थी। मैं हमेशा मजाक में आपसे कह दिया करता हूँ, आप तो खोकर नहीं है, आप तो सब पाकर है। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो आपने बहुत कुछ पाया है, आपने खोकर भी पाया है। इसलिए आप हमारे लिए नायाब है। अपने अजीज नाजा की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे। हिंदू का ये कहना है कि मंदिर में आ, और कहता है मुसलमान की मस्जिद में आ। मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, तुझे इन सब से क्या मतलब? तुझे सजदे से मतलब है। जहाँ चाहे वहाँ कर ले, जिधर चाहे उधर कर ले। आप हमारे प्रोग्राम में पधारे और बस इसी तरह से ताउन बनाए रखें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन की, क्योंकि आप मेरे वालिद से दिल से जुड़े हैं, तो मैं आपका भाई भी हूँ। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उससे ज़्यादा आपकी है। तो ये था हमारे प्रोग्राम का
एक हमारे नामवर शायर से साक्षात्कार प्रोग्राम का उन्वान तो आपको मालूम है, सरजमीन मुशायरा रतलाम 1950 से 1980 तक। आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। गुजारिश है कि आपको प्रोग्राम समझ में आता है तो हमारे चैनल पंडित मुस्तफ़ा आरिफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।